ये किताब तर्क, लॉजिक और विचार विमर्श आर्ग्यूमेंटेशन की शक्ति को समझने के लिए लिखी गई है। इसका मकसद है लोगों को ये सिखाना कि कैसे सही तरीके से सोचा जाए, सही निष्कर्ष निकाला जाए और मजबूत तर्क तैयार किए जाएं। अगर आप ये ऑडियो बुक पूरे अंत तक सुनते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है और आप तर्क के साथ बात करना सीख जाएंगे। बस सुनते रहें। आप सुन रहे हैं 10 PM ऑडियो बुक्स। किताब का नाम है द पावर ऑफ लॉजिक। लॉजिक सोचने की वो कला है जिससे हम ये तय करते हैं कि कोई विचार सही है या गलत। किताब बताती है कि कैसे हम अपनी रीजनिंग को सुधार सकते हैं और फैलेसीज यानी गलत तर्कों से बच सकते हैं। फुटनोट 1, चैप्टर 1, व्हाट इज लॉजिक। फुटनोट 2, लॉजिक की परिभाषा। किताब के अनुसार लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। हिंदी में लॉजिक वो अध्ययन है जो हमें सिखाता है कि सही तर्क यानी वैलिड रीजनिंग और गलत तर्क यानी इनवैलिड रीजनिंग में फ़र्क कैसे करें। ये सोचने की विज्ञान है यानी साइंस ऑफ रीजनिंग। फुटनोट 1.2, रीजनिंग यानी तर्क प्रक्रिया। जब भी हम किसी बात से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम रीजनिंग कर रहे होते हैं। उदाहरण, आसमान में बादल हैं, शायद बारिश होगी। ये रीजनिंग है क्योंकि एक अवलोकन से निष्कर्ष निकाला गया है। लॉजिक ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है। फुटनोट 1.3, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। किताब बताती है कि हर तर्क दो हिस्सों से बनता है। फुटनोट 1, प्रेमिस, आधार या कारण। फुटनोट 2, कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो बात साबित की जा रही है। उदाहरण, प्रेमिस 1, सभी मनुष्य नश्वर हैं। प्रेमिस 2, सुकरात एक मनुष्य है। कंक्लूजन, इसलिए सुकरात नश्वर है। अगर प्रेमिसेस सही हैं तो कंक्लूजन भी तार्किक रूप से सही होगा। यही वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाता है। फुटनोट 1.4, वैलिड वर्सेस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। वैलिड आर्ग्यूमेंट जहां प्रेमिसेस सही हों तो कंक्लूजन भी जरूर सही होगा। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट जहां प्रेमिसेस सही हो सकते हैं पर कंक्लूजन गलत निकल जाए। एग्जाम्पल इनवैलिड फॉर्म जैसा किताब में दिया गया है। प्रेमिस 1, सभी बिल्लियां जानवर हैं। प्रेमिस 2, सभी कुत्ते जानवर हैं। कंक्लूजन, इसलिए सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ये तर्क इनवैलिड है क्योंकि दोनों प्रेमिसेस सही हैं पर कंक्लूजन गलत निकला। फुटनोट 1.5, लॉजिक का उद्देश्य। लॉजिक का अल्टीमेट गोल है। फुटनोट 1, स्पष्ट सोचना यानी क्लैरिटी। फुटनोट 2, संगठित तर्क देना यानी ऑर्गेनाइज आर्ग्यूमेंट। फुटनोट 3, दूसरों को तार्किक रूप से समझाना यानी पर्सुएशन थ्रू रीजन नॉट इमोशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना करें। फुटनोट 1, आप किसी बहस में हैं और कोई कहता है। फुटनोट 2, मेरे पिता कहते हैं कि ये सच है इसलिए ये सच है। ये अथॉरिटी फैलेसी कहलाती है। लॉजिक आपको सिखाती है कि तर्क को व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके कारणों से परखें। आप कह सकते हैं, क्या कोई प्रमाण या डेटा है जो इसे साबित करता है। लेसन, लॉजिक हमें अनस्वीकार से मुक्त करती है। ये सवाल पूछने और सत्य खोजने की शक्ति देती है। फुटनोट 1.2, बहस में कौन सी रीजनिंग हेल्प करती है। बहस के बारे में चैप्टर 2 में रिकॉग्नाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स में इमीडिएटली अध्याय में हम प्रेमिस और कंक्लूजन को पहचानने के तरीके सीखेंगे, जो स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन में ही तर्क को पहचानकर बहस को सही दिशा दे सकती है। इसके लिए सोचने की कला और तर्क को पहचानने की कला समझने पर फोकस करेंगे। ये किताब हमें और कैसे मदद कर सकती है। ये किताब हमें तर्क और विचार विमर्श के बारे में गहरी समझ देती है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में कितनी बातें सिर्फ मान्यताओं पर आधारित हैं। ये किताब हमें अपने विचारों को तार्किक रूप से संगठित करने के लिए, दूसरों को तर्क के जरिए समझाने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा ये हमें फैलेसीज यानी गलत तर्कों को पहचानने में भी मदद करती है। फुटनोट 2, तर्क को पहचानना। फुटनोट 2.1, तर्क क्या होता है। किताब की परिभाषा के अनुसार एन आर्ग्यूमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, वन ऑफ विच द कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स, द प्रेमिसेस। हिंदी में एक आर्ग्यूमेंट कई वाक्यों का समूह होता है जहां एक वाक्य निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होता है और बाकी वाक्य आधार यानी प्रेमिसेस होते हैं जिनसे वो निष्कर्ष निकलता है। स्टेटमेंट्स क्या है। लॉजिक में हर वाक्य स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट वो है जो सत्य या असत्य हो सकता है। उदाहरण, वाक्य जो सत्य नहीं है।
वाक्य 1, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाक्य 2, क्या तुम आ रहे हो? वाक्य 3, वाह बहुत अच्छा। वाक्य 1 सत्य है, वाक्य 2 प्रश्नवाचक है, वाक्य 3 भावनात्मक है, इसलिए यह लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है। लेसन, केवल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही लॉजिक में तर्क का हिस्सा बनते हैं। फुटनोट 2.3, प्रेमिस और कंक्लूजन पहचानना। हर आर्ग्यूमेंट में प्रेमिस और कंक्लूजन के बीच का अंतर पहचानना सबसे जरूरी है। किताब बताती है कि कुछ इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं जिनसे आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन प्रेमिस है और कौन कंक्लूजन। फुटनोट 2.3.1, कंक्लूजन इंडिकेटर्स, जिनसे निष्कर्ष शुरू होता है। इसलिए, परिणाम स्वरूप, इस कारण, इससे सिद्ध होता है कि, नतीजा यह है कि, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, बल्कि भले ही वाक्य के बीच में आता हो पर वो निष्कर्ष तत्काल शुरू करता है। उदाहरण, बारिश हो रही है इसलिए शायद सड़क गीली होगी। यहां इसलिए संकेत देता है। प्रेमिस इंडिकेटर्स, फुटनोट 2.3.2, जिनसे कारण शुरू होते हैं, क्योंकि, चूंकि, दिया गया है कि, ये तथ्य है कि। उदाहरण, सड़क गीली है क्योंकि बारिश हो रही है। यहां क्योंकि तर्क के पीछे के कारण को दिखाता है। फुटनोट 2.4, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स। कई बार एक ही तर्क में एक से अधिक निष्कर्ष या कई उपतर्क होते हैं। उदाहरण, प्रेमिस 1, अगर सरकार भ्रष्टाचार कम करे तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। प्रेमिस 2, सरकार भ्रष्टाचार कम कर रही है। इंटरमीडिएट कंक्लूजन, इसलिए अर्थव्यवस्था सुधरेगी। फाइनल कंक्लूजन, देश आगे बढ़ेगा। ये एक चेन आर्ग्यूमेंट यानी आर्ग्यूमेंट चेन कहलाता है, जहां एक निष्कर्ष अगले तर्क का आधार बनता है। फुटनोट 2.5, इम्प्लिसिट प्रेमिसेस। कभी कभी कुछ बातें सीधे नहीं कही जाती लेकिन मान ली जाती हैं, उन्हें इम्प्लिसिट प्रेमिसेस कहा जाता है। उदाहरण, वो डॉक्टर है इसलिए वो समझदार होगा। यहां छुपा हुआ प्रेमिस है, सभी डॉक्टर समझदार होते हैं, लेकिन ये बात कहीं नहीं गई। लेसन, लॉजिक हमें यह पहचानना सिखाती है कि तर्क के भीतर कौन सी बातें अनकही रह जाती हैं। एक्सप्लेनेशन वर्सेस आर्ग्यूमेंट। बहुत से लोग स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन को तर्क, आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं। दोनों अलग हैं। आर्ग्यूमेंट यह साबित करता है कि क्यों कुछ सत्य है। एक्सप्लेनेशन यह बताता है कि कैसे या किस कारण से कुछ घटित हुआ। उदाहरण, समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसमें नमक घुला होता है। यह एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यह क्यों नहीं बल्कि कैसे बताता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, किताब की शैली में प्लस प्रैक्टिकल लाइफ से। एग्जाम्पल 1, सिंपल आर्ग्यूमेंट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि यह दुर्घटना में तुम्हारा सिर बचा सकता है। यहां प्रेमिस, हेलमेट सिर बचाता है। कंक्लूजन, हेलमेट पहनना चाहिए। तर्क का रूप बिल्कुल वैध है, यानी कारण से निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकल रहा है। एग्जाम्पल 2, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, हमें शिक्षा पर खर्च बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश का विकास शिक्षित युवाओं पर निर्भर है। यह भी एक सही संरचित तर्क है, यानी प्रेमिस टू कंक्लूजन को समर्थन दे रहा है। एग्जाम्पल 3, इम्प्लिसिट प्रेमिस वाला आर्ग्यूमेंट, वो झूठ बोल रहा है आखिर वो राजनेता है। यहां छिपा हुआ प्रेमिस है, सभी राजनेता झूठ बोलते हैं। ये प्रेमिस गलत जनरलाइजेशन यानी फैलेसी है। लेसन, लॉजिक हमें ऐसे छिपे पूर्वाग्रहों को पकड़ना सिखाती है। एग्जाम्पल 4, डेली लाइफ सिचुएशन, आज बादल हैं इसलिए मैं छाता ले जाऊंगा। यह साधारण परंतु तार्किक रीजनिंग है, यानी ऑब्जर्वेशन, प्रेमिस, डिसीजन, कंक्लूजन। यही रोजमर्रा की अप्लाइड लॉजिक है। फाइनल लेसन, तर्क को पहचानने की कला ही सही सोच की शुरुआत है। हर बातचीत में देखें क्या यह मत है, स्पष्टीकरण है या तर्क है। क्या इसे मैं यहां पे समाप्त करूं? द पावर ऑफ लॉजिक, चैप्टर 2, रिकॉग्नाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स। कभी आपने गौर किया है, जब लोग बात करते हैं तो कुछ बस राय देते हैं, कुछ शिकायत करते हैं और कुछ तर्क देते हैं, लेकिन हर बात तर्क नहीं होती। लॉजिक की दुनिया में आर्ग्यूमेंट मतलब एक ऐसी बात जहां कोई निष्कर्ष कुछ कारणों से निकलता है। तर्क की असली पहचान क्या है? किसी बात के पीछे अगर क्यों है तो वहां रीजनिंग है, और अगर रीजनिंग से कोई निष्कर्ष निकलता है वो आर्ग्यूमेंट है। जैसे, बारिश हो रही है इसलिए सड़क गीली है। यहां इसलिए बताता है कि एक तर्क चल रहा है। बारिश हो रही है, कारण यानी प्रेमिस। सड़क गीली है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। कुछ जादुई शब्द जो तर्क बताते हैं। क्योंकि, चूंकि, ये तथ्य है कि,
ये सब है प्रेमिस के संकेत, और इसलिए नतीजा ये है कि इस कारण ये सब है कंक्लूजन के संकेत। इन शब्दों को पहचानना सीख जाएं तो आधा लॉजिक अपने आप समझ आ जाएगा। कई बार तर्क में बातें छिपी होती हैं। कभी लोग कुछ मानकर चल रहे होते हैं पर कहते नहीं। इन्हें कहते हैं हिडन प्रेमिसेस, यानी छिपे आधार। जैसे कोई कहे वह राजनेता है तो झूठ बोल ही रहा होगा। छिपी बात है, सभी राजनेता झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। लॉजिक सिखाती है कि हर मान्यता को सवाल में डालो। आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन में फर्क। कई बार हम सोचते हैं हर रीजनिंग एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं। आर्ग्यूमेंट बताता है क्यों कुछ सच है, और एक्सप्लेनेशन बताता है कैसे हुआ। समुद्र का पानी खारा है क्योंकि उसमें नमक है। ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये समझा रहा है, साबित नहीं कर रहा। रियल लाइफ में लॉजिक कैसे काम करती है? एग्जाम्पल 1, हेलमेट पहन लो क्योंकि इससे सिर सुरक्षित रहता है। ये एक सही तर्क है, कारण और निष्कर्ष साफ हैं। एग्जाम्पल 2, मैंने नींबू पानी पिया और सिरदर्द चला गया, इसलिए नींबू पानी इलाज है। गलत तर्क, क्योंकि इसका कारण प्रमाणित नहीं। एग्जाम्पल 3, आज बादल हैं इसलिए छाता ले लेता हूं। ये सबसे साधारण लेकिन परफेक्ट लॉजिकल रीजनिंग है। फाइनल लेसन, हर सोच, हर बहस, हर बात में क्यों ढूंढो, वहीं से तार्किक सोच की शुरुआत होती है। द पावर ऑफ लॉजिक, चैप्टर 3, डिडक्टिव रीजनिंग। क्या आपने कभी किसी जासूस को काम करते देखा है? जैसे शेरलॉक होम्स। वो छोटे छोटे संकेत देखकर ऐसा निष्कर्ष निकालता है जो बिल्कुल सटीक होता है। यही है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग वो तरीका है जिसमें अगर हमारे आधार यानी प्रेमिसेस सही हैं तो निष्कर्ष कंक्लूजन 100% सही होगा, कोई शक नहीं। इसे कहते हैं सर्टेनिटी बेस्ड लॉजिक, जहां निष्कर्ष केवल संभव नहीं बल्कि निश्चित होता है। एक आसान उदाहरण, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। ये तर्क परफेक्ट है, क्योंकि अगर दोनों आधार सच हैं तो निष्कर्ष झूठा हो ही नहीं सकता। यही है वैलिड आर्ग्यूमेंट, जहां रीजनिंग एयर टाइट हो। वैलिड वर्सेस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अब देखिए एक इनवैलिड तर्क। सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, इसलिए सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सुना आपने? बात सुनने में ठीक लगती है, पर तर्क टूट गया, क्योंकि जानवर होना दोनों में कॉमन है, लेकिन बिल्ली इक्वल्स टू कुत्ता कहीं से नहीं निकलता। लॉजिक का स्ट्रक्चर। किताब में इस तरह के तर्क को सिलोजिज्म कहा गया है, मतलब दो प्रेमिसेस एक कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर आपको हर तरह की रीजनिंग में मिलेगा, चाहे कानून में हो, विज्ञान में या बहस में। प्रेमिस 1, प्रेमिस 2, कंक्लूजन। जैसे अगर बारिश होती है तो जमीन गीली होती है, बारिश हुई तो जमीन गीली होगी, वैलिड। ट्रुथ और वैलिडिटी में फर्क। कई बार लोग सोचते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू ट्रू आर्ग्यूमेंट, लेकिन नहीं। वैलिडिटी का मतलब है स्ट्रक्चर सही होना, ट्रुथ का मतलब है कंटेंट सही होना। उदाहरण, सभी मछलियां उड़ सकती हैं, गोल्डफिश एक मछली है, इसलिए गोल्डफिश उड़ सकती है। ये वैलिड है, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन फॉल्स है, कंटेंट गलत है। परफेक्ट आर्ग्यूमेंट वही है जो वैलिड प्लस ट्रू दोनों हो। इसे किताब में कहा गया है साउंड आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव तर्क की खूबसूरती। डिडक्टिव लॉजिक सिखाती है सोचो, लेकिन क्रम में सोचो। जब विचार व्यवस्थित होते हैं, निष्कर्ष खुद अपनी सच्चाई साबित कर देता है। साइंटिफिक सिद्धांत, गणित, कानून सब डिडक्शन पर टिका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, डिडक्टिव लॉजिक इन एक्शन। एग्जाम्पल 1, रोजमर्रा की सोच। अगर मैं समय पर उठा तो बस पकड़ लूंगा। मैं समय पर उठा, इसलिए मैं बस पकड़ लूंगा, वैलिड, परफेक्ट डिडक्शन, साफ रीजनिंग। एग्जाम्पल 2, मेडिकल डायग्नोसिस। अगर किसी को वायरल बुखार है तो उसे तेज बुखार और कमजोरी होगी। मरीज में दोनों लक्षण हैं, इसलिए संभवतः उसे वायरल बुखार है, वैलिड, लॉजिकल डिडक्शन, डेटा से निष्कर्ष। एग्जाम्पल 3, गलत डिडक्शन। अगर सूरज निकला है तो दिन होगा, दिन है इसलिए सूरज निकला है, रॉन्ग,
इसे कहते हैं फैलिसी ऑफ अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि दिन रोशनी से भी हो सकता है, सिर्फ सूरज से नहीं। फाइनल लेसन, डिडक्टिव लॉजिक सिखाती है सोचो लेकिन क्रम में सोचो। जब विचार व्यवस्थित होते हैं, निष्कर्ष खुद अपनी सच। चैप्टर 4 इंडक्टिव रीजनिंग, अनुमानात्मक तर्क। क्या आपने कभी सोचा है हम कैसे जानते हैं कि सूरज कल भी उगेगा? किसी ने भविष्य में जाकर देखा तो नहीं, फिर भी हमें पूरा भरोसा है क्योंकि हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग यानी अनुमानात्मक तर्क। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये तर्क का वो तरीका है जिसमें हम अनुभवों और उदाहरणों से निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें निष्कर्ष 100% निश्चित नहीं होता, लेकिन संभावित और तार्किक होता है। डिडक्शन देता है सर्टेनिटी, इंडक्शन देता है प्रोबेबिलिटी। एक आसान उदाहरण, अब तक जितने कौवे देखे सभी काले थे, इसलिए सारे कौवे काले होते हैं। ये तर्क सच भी हो सकता है, पर ये एक अनुमान है, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई सफेद कौवा भी हो। इसीलिए इंडक्शन ट्रुथ नहीं देता, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देता है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। नंबर 1, इन्यूमरेटिव इंडक्शन, गिनती वाला अनुमान। जब हम बहुत सारे उदाहरण देखकर निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने 100 बार चाय पी है और हमेशा गर्म रही, इसलिए चाय हमेशा गर्म होती है। ये स्ट्रॉन्ग है, पर एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं। नंबर 2, एनालॉजिकल इंडक्शन, समानता से तर्क। जब दो चीजों की समानता से हम अनुमान लगाते हैं, धरती और मंगल दोनों में मौसम है, तो शायद मंगल पर भी जीवन हो सकता है। यह समानता पर आधारित अनुमान है। नंबर 3, कॉजल इंडक्शन, कारण और परिणाम से तर्क। जब हम किसी घटना का कारण खोजते हैं, बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, इसलिए पानी का कारण बारिश है। यही तरीका विज्ञान में प्रयोग होता है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, कंक्लूजन। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, रोजमर्रा की सोच। जब भी मैं देर से सोया, अगले दिन देर से उठा, इसलिए अगर आज देर से सोऊंगा तो कल फिर देर से उठूंगा। अनुभव से निकला अनुमान। एग्जाम्पल नंबर 2, पुलिस की जांच। चोरी वाली रात उसी गली में वही आदमी 3 बार दिखा, इसलिए वही संदिग्ध है। अनुमान है, पक्का सबूत नहीं जब तक पुष्टि न हो। एग्जाम्पल नंबर 3, विज्ञान में। हर धातु गर्म होने पर फैलती है। तांबा भी एक धातु है, इसलिए तांबा भी गर्म होने पर फैलेगा। विज्ञान इंडक्शन पर चलता है, पहले प्रयोग फिर निष्कर्ष। वार्निंग, इंडक्टिव फैलेसिस, गलत अनुमान। कभी-कभी इंडक्शन गलत भी हो सकता है। 2 बार बस लेट आई, इसलिए ये बस हमेशा लेट आती है। ये हेस्टी जनरलाइजेशन कहलाता है, कम डेटा से बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना। टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्शन। इंडक्टिव रीजनिंग उतना ही मजबूत होता है जितना मजबूत उसका एविडेंस होता है। जितने ज्यादा और विविध उदाहरण होंगे, उतना ही निष्कर्ष भरोसेमंद होगा। सच्ची जिंदगी में इंडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब भविष्य में नहीं देख सकते, हम अनुमान से ही जीते हैं। मौसम का पूर्वानुमान, शेयर मार्केट का अंदाज, मेडिकल डायग्नोसिस, रोजमर्रा के फैसले, सब इंडक्टिव लॉजिक पर टिके हैं। फाइनल लेसन, डिडक्शन हमें सिखाता है अगर ये है तो वो होगा, लेकिन इंडक्शन हमें सिखाता है अगर ये बार-बार होता है तो शायद आगे भी होगा। इसी अनुमान ने हमें विज्ञान, तकनीक और तर्क की दुनिया दी है। चैप्टर 5, लॉजिकल फैलेसीज, तर्क की गलतियां। कभी किसी बहस में सुना है, कोई व्यक्ति जोर-जोर से बोल रहा हो पर उसकी बात में तर्क कम
भावना ज्यादा हो, तो समझ लीजिए वहां फैलेसी आ चुकी है। लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? फैलेसी यानी ऐसा तर्क जो देखने में सही लगे पर असल में गलत हो। ये एक तर्क का भ्रम है जो दिमाग को समझदार महसूस कराता है, लेकिन सच के रास्ते से भटका देता है। किताब में लिखा है, A fallacy is a mistake in reasoning, not in language, but in logic. फैलेसी के दो बड़े प्रकार। नंबर 1, फॉर्मल फैलेसीज, जब तर्क का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाए। नंबर 2, इनफॉर्मल फैलेसीज, जब तर्क का कंटेंट या भाषा भ्रम पैदा करे। फॉर्मल फैलेसीज, संरचना की गलतियां। फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, अगर बारिश होती है तो सड़क गीली होगी, सड़क गीली है इसलिए बारिश हुई है। गलत, क्योंकि सड़क किसी पाइप लीक से भी गीली हो सकती है। फैलेसी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट, अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा, मैंने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। गलत, क्योंकि शायद थोड़ी मेहनत फिर भी पास करवा सकती थी। अब आते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज पर, जो जिंदगी के हर डिबेट में दिखती हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज, भ्रम के तर्क। नंबर 1, एड होमिनम, व्यक्ति पर हमला, जब आप तर्क नहीं व्यक्ति पर वार करते हैं। तुम्हारा विचार गलत है क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तर्क नहीं चरित्र पर हमला है ये फैलेसी। रियल लाइफ में कई बार सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं, पहले खुद कुछ कर लो फिर बात करना, यही है एड होमिनम। नंबर 2, अपील टू इमोशन, भावनाओं से तर्क, जब कोई भावना जगाकर तर्क को ढक देता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मान लो, ये रीजनिंग नहीं इमोशनल मैनिपुलेशन है। रियल लाइफ में, राजनीति में, विज्ञापनों में यही फैलेसी सबसे ज्यादा दिखती है। नंबर 3, बैंडवैगन फैलेसी, भीड़ के साथ चलना, सब यही कर रहे हैं इसलिए ये सही होगा। गलत, सही और लोकप्रिय दोनों अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल, सब शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, बिना समझे कूद जाना फैलेसी है। नंबर 4, फॉल्स कॉज, पोस्ट हॉक फैलेसी, मैंने पूजा की उसके बाद बारिश हुई इसलिए बारिश मेरी पूजा से हुई। दो घटनाएं एक साथ होना, यह संबंध है, कारण नहीं। नंबर 5, स्ट्रॉमैन फैलेसी, विचार को तोड़ मरोड़ देना। ए, हमें पढ़ाई में सुधार चाहिए। बी, तुम कहना चाहते हो स्कूल बंद कर दो। यहां बी ने ए की बात को तोड़ मरोड़ दिया ताकि उसे आसानी से हराया जा सके। बहसों में यह बहुत आम है। नंबर 6, अपील टू अथॉरिटी, अंधा भरोसा, यह सच है क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। गलत, हर बात सही नहीं होती चाहे कहने वाला कितना भी बड़ा हो। एग्जाम्पल, मेरे अंकल डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक से सर्दी नहीं होती, ये अथॉरिटी का गलत प्रयोग है। नंबर 7, हेस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी में निष्कर्ष, 2 बार किसी पुलिस वाले ने रिश्वत ली इसलिए सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, ये कम डेटा से बड़ा निष्कर्ष निकालने की गलती है। नंबर 8, स्लिपरी स्लोप तर्क, अगर हमने आज मोबाइल दिया तो कल बच्चा पूरी रात गेम खेलेगा और फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये अतिशयोक्ति है, एक छोटे कदम से बड़ा डर पैदा करना। नंबर 9, सर्कुलर रीजनिंग, घूमता तर्क, भगवान है क्योंकि धर्म कहता है और धर्म सही है क्योंकि भगवान ने कहा। यह तर्क गोल गोल घूमता है, साबित कुछ नहीं करता। नंबर 10, रेड हेरिंग, विषय बदलना, जब कोई असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करे। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन तुम्हें याद है तुमने पिछले साल क्या किया था? ये असली विषय से भागना है। क्यों जरूरी है फैलेसीज को पहचानना? क्योंकि यही हमें स्मार्ट डिबेटर बनाती हैं। राजनीति में लोग आपकी भावना से खेलते हैं, विज्ञापनों में झूठ को चमकाया जाता है और सोशल मीडिया में तर्क के नाम पर भ्रम फैलता है। फैलेसीज पहचानने वाला व्यक्ति सिर्फ बोलने में नहीं, सोचने में भी आजाद होता है। फाइनल लेसन, तर्क करना एक कला है,
लेकिन तर्क में गलती पहचानना एक ताकत है। फैलेसीज हमें सिखाती हैं कि कैसे हर सुनाई देने वाली स्मार्ट बात दरअसल एक भ्रम भी हो सकती है। चैप्टर 6 द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तर्क की रचना और निर्माण। कभी किसी बहस में आपने किसी को बहुत सलीके से बोलते सुना होगा। हर वाक्य पिछले से जुड़ा हुआ, निष्कर्ष साफ और तर्क पक्का। ऐसे लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं लगते बल्कि ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं। यही है द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की ताकत। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? किताब के अनुसार एन आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द अदर्स द प्रीमाइसेस। यानी आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन, जहां प्रीमाइसेस तर्क के आधार या कारण होते हैं, कंक्लूजन वो निष्कर्ष जो उन आधारों से निकाला गया है। एक आसान उदाहरण, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। ये एक परफेक्ट आर्ग्यूमेंट है क्योंकि हर प्रीमाइस सीधे निष्कर्ष को सपोर्ट करता है। पार्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, तर्क के घटक। प्रीमाइसेस, आधार, वो कारण या तथ्य जो निष्कर्ष को सपोर्ट करते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो बात साबित की जा रही है। इंडिकेटर वर्ड्स, संकेत शब्द जो बताते हैं कि कौन सा वाक्य प्रीमाइस है और कौन सा कंक्लूजन। इंडिकेटर वर्ड्स एग्जाम्पल, सिग्नल वर्ड्स, क्योंकि, चूंकि, चूंकि ये दिखाता है कि, चूंकि ये तथ्य है कि, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। कंक्लूजन इंडिकेटर्स, इसलिए, नतीजतन, अतः, इस कारण, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इसलिए हमें सबको शिक्षा देनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट वर्सेस एक्सप्लेनेशन। कई बार लोग एक्सप्लेनेशन को आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं, पर दोनों अलग हैं। आर्ग्यूमेंट ये साबित करने की कोशिश करता है कि कुछ सही है। एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि कुछ कैसे हुआ। एग्जाम्पल, बारिश हुई क्योंकि बादल फट गए। एक्सप्लेनेशन, अगर बादल फटते हैं तो बारिश होती है, बादल फटे इसलिए बारिश हुई। आर्ग्यूमेंट। गुड आर्ग्यूमेंट की पहचान। किताब में कहा गया है, अ साउंड आर्ग्यूमेंट इज बोथ वैलिड एंड हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस। यानी वैलिड यानी स्ट्रक्चर सही, ट्रू यानी फैक्ट सही, तभी आर्ग्यूमेंट साउंड कहलाता है। कॉमन मिस्टेक्स इन आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग, कंक्लूजन जल्दी निकालना बिना पर्याप्त आधार के। इमोशनल रीजनिंग, भावना से निर्णय। प्रीमाइसेस को वेग या अनक्लियर रखना, फैलेसीज का प्रयोग। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल 1, करियर डिसीजन। अगर मुझे कोडिंग पसंद है और जॉब ग्रोथ इसमें है तो मुझे टेक करियर चुनना चाहिए। मुझे कोडिंग पसंद है इसलिए मुझे टेक करियर चुनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल 2, गलत तर्क। मेरा दोस्त जिम जाता है और उसका शरीर अच्छा है इसलिए जिम जाने से इंसान अच्छा इंसान बन जाता है। यह प्रीमाइसेस और कंक्लूजन में कोई संबंध नहीं। वीक आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल 3, डिबेट सिचुएशन। सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा विकास का आधार है, इसलिए सरकार को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। ये वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट है। फाइनल लेसन, तर्क बनाना बोलने की कला नहीं, सोचने की व्यवस्था है। एक अच्छा आर्ग्यूमेंट सिर्फ लोगों को नहीं मनाता बल्कि सच्चाई को साफ करता है। चैप्टर 7, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। क्या आपने कभी किसी बात को बिना सोचे मान लिया था क्योंकि वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने कही की या क्योंकि सब वही कह रहे थे? तब आपने सोचना नहीं किया बल्कि मानना किया। और यही फर्क है सोचने और आलोचनात्मक सोचने में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? किताब कहती है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द डिसिप्लिन्ड आर्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट यू यूज द बेस्ट थिंकिंग यू आर केपेबल ऑफ इन एनी सिचुएशन। यानी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब है हर स्थिति में अपनी सोच का सबसे अच्छा रूप इस्तेमाल करना। ये नकारात्मक सोच नहीं बल्कि सच और झूठ को परखने की क्षमता है। सोच के 3 स्तर। नाइव थिंकिंग, भोली सोच, जो दूसरों की कही बात पर बिना जांचे विश्वास कर लेती है। अगर न्यूज में आया है तो सच होगा। सेल्फिश थिंकिंग, स्वार्थी सोच, जो हर बात में मेरा फायदा ढूंढती है, मेरे हिसाब से सही वही है जो मुझे सूट करे। क्रिटिकल थिंकिंग जो कहती है मैं मानूंगा लेकिन पहले सोचूंगा। क्यों जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग? क्योंकि दुनिया में जानकारी बहुत है पर सच्चाई कम। क्योंकि हर जगह कोई ना कोई हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है। और क्योंकि सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त नहीं, उसे समझना और परखना भी जरूरी है। थिंकिंग फ्लो, किताब इसे 5 चरणों में बताती है। आइडेंटिफाई द इशू, मुद्दा पहचानो। गैदर इन्फॉर्मेशन, तथ्य और प्रमाण भरोसेमंद हैं क्या। एनालाइज आर्ग्यूमेंट्स, तर्कों का विश्लेषण, कौन से तर्क मजबूत हैं कौन से कमजोर। इवैल्यूएट एविडेंस, साक्ष्य की जांच, क्या डेटा निष्पक्ष और पर्याप्त है। रीच अ कंक्लूजन, सबसे तर्कसंगत और निष्पक्ष जवाब क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सोशल मीडिया न्यूज, एक पोस्ट देखी, 1 कप कॉफी रोज पीने से दिल की बीमारी होती है। सामान्य सोच कहती अब कॉफी नहीं पीनी, लेकिन क्रिटिकल सोच कहती किसने कहा, रिसर्च कहां से है, सैंपल कितना बड़ा था। करियर डिसीजन, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं मुझे भी करनी चाहिए।
रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। उसने जवाब नहीं दिया इसका मतलब वो मुझसे नाराज है। गलत अनुमान। क्रिटिकल थिंकर सोचता है शायद वो व्यस्त हो या नेटवर्क ना हो। बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग: ईगो, कंफर्मेशन बायस, ग्रुप प्रेशर, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने के तरीके: हर सूचना को क्वेश्चन करो, विपरीत विचार भी सुनो, प्रेमाइसेस और एविडेंस की जांच करो, भावनाओं को अलग रखो। फाइनल लेसन: क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर विचार को आंखों से नहीं, दिमाग से देखना।